So today this is the final revision of tumors और neoplasia. इसके पहले 2 लेक्चर्स में हमने सारे 6 शॉर्ट नोट्स का रिव्यू किया था इन ब्रीफ. आज हम इसको फिर से एक बार देखेंगे और इसके अलावा अगर आपकी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो. सो ट्यूमर और न्यूप्लाजिया, न्यू ग्रोथ, उसकी डेफिनेशन हमने उस दिन देखी थी. इट इज़ ऑटोनोमस. द सेकेंड डेफिनेशन, वी आर रीडिंग द सेकेंड डेफिनेशन. इट इज़ एन ऑटोनोमस अनकंट्रोल्ड growth of tissue containing mass of abnormal cell without coordination with that of the normal tissue. ये वर्ड ऊपर से निकाल के यहाँ पे आपको लगा देना है और ये डेफिनेशन आपको हमेशा के लिए याद रखनी है. समझे? दिस वन. इसको हम कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे ताकि आपको भी ये याद रहे और मुझे भी याद रहे. Yes. Now this definition is a permanent definition for you. It is an autonomous and controlled growth of tissue containing mass of abnormal cell without coordination with that of the normal. Normal tissue से उस ट्यूमर का कुछ लेना देना नहीं रहता है. इट इज़ एन ऑटोनोमस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. ऑटोनोमस अपने आप आता है, बुलाता नहीं है कोई उसको. ये ग्रोथ रुकता नहीं है. मेडिसिन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दे के भी रुकता नहीं है. उसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द टिश्यू कंटेनिंग मास ऑफ एबनॉर्मल सेल विदाउट कोऑर्डिनेशन विद दैट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू. ध्यान से देखो, कोई भी ट्यूमर क्वेश्चन के लिए आपको ये डेफिनेशन यूज़ करने को आएगी. से फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में किडनी का कोई ट्यूमर पूछा है, आप सेम डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज़ एन ऑटोनोमस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ किडनी. बस टिश्यू की जगह पे क्या लगाना है? किडनी. लीवर का आया लीवर. बोन का ट्यूमर पूछा बोन. सर्विक्स का ट्यूमर पूछा सर्विक्स. ब्रेस्ट का ट्यूमर पूछा ब्रेस्ट. इट इज़ ऑटोनोमस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज ऑफ ब्रेस्ट कंटेनिंग मास ऑफ एबनॉर्मल सेल्स विदाउट कोऑर्डिनेशन विद दैट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू. है ना इंटरेस्टिंग? मैंने कहा था कि ट्यूमर ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी होने वाला है. परफेक्ट. अब हम चलते हैं डेफिनेशन. तो सबको समझ में आ गई. हमने 6 साइड हेडिंग डिवाइड किए थे. अब हम पहला साइड हेडिंग देखेंगे. एटियोलॉजी, कॉजेस ऑफ द कैंसर ट्यूमर. इसी को कार्सिनोजिन भी कहते हैं. इसमें मैंने 2 कैटेगरीज बताई थी. पहले बोला था बैकग्राउंड फॉर्मिंग फैक्टर्स लिखो, उसको कहा था प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर. याद है ना? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ये जनरल फीचर्स कुछ हमें डिस्कस नहीं करने, ऑलरेडी डिस्कस किए हमने. विल गो स्ट्रेट वे टू द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. एटियोलॉजी ऑफ ट्यूमर, ये शॉर्ट नोट हम पहला देख रहे हैं. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, उसमें इंसिडेंस आएगा पहले. एज, ट्यूमर किसी भी एज में होते हैं, लेकिन सार्कोमा चाइल्डहुड में होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में, और कार्सिनोमास लेट एज में होते हैं, एडवांसिंग एज में. लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा देखा जाता है. क्या देखा जाता है? सार्कोमास यूजुअली अराइज इन एडोलेसेंस और अर्ली लाइफ और चाइल्डहुड, एंड कार्सिनोमास इन लेटर लाइफ. आपको याद है ना? इपिथेलियम के ट्यूमर को हम कार्सिनोमा कहते हैं और डीप ट्यूमर्स को हम मेसेनकाइमल टिश्यूज को सार्कोमा कहते हैं. मैंने उस दिन करके बताया था ना. स्किन इपिथेलियम है, म्यूकस मेम्ब्रेन इपिथेलियम है. स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इपिथेलियम है. और उसके नीचे जो कुछ है, चलो मेरे साथ डिसेक्शन करो अपने अपने हाथ पे.
स्किन को कट करो, पहला लेयर क्या आएगा, एडिपोस टिश्यू, ठीक है, उसको नीचे कट करो, फेशियाज, उसको नीचे कट करो, फाइब्रस टिश्यू, दो टाइप के फाइब्रस टिश्यू होते हैं, एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट। चलो उसमें से नीचे जाओ, आपको मिलेंगे मसल्स, दो टाइप के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। बोन्स मिलेंगे आपको, कार्टिलेजेस मिलेंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, नर्व शीट्स होंगी, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सेल्स है, ये सब मिजेनकाइमल है, और ये इनके ट्यूमर्स को सार्कोमा कहते हैं। तो जो सार्कोमास है वो अर्ली लाइफ में होते हैं, और जो कार्सिनोमा जैसे सीए ब्रेस्ट 40 के बाद होता है, आफ्टर 40, ये लेटर लाइफ में आता है। स्टमक का कैंसर ये लेटर लाइफ में आता है। कार्सिनोमा है ना, लंग का कैंसर स्मोकिंग से जो होता है लेट लाइफ में होता है, आफ्टर 40 होता है। सो सार्कोमास एंड कार्सिनोमास। ओके, एज फैक्टर इज ओके। नेक्स्ट, सोशल ग्रेडिंग। कुछ कैंसर कुछ सोसाइटी में देखे जाते हैं, जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में ब्रेस्ट का कैंसर फीमेल्स में कॉमन है, और इंडिया में पुअर हाइजीन की वजह से फीमेल्स में सीए सर्विक्स कॉमन है, और पुअर सोसाइटी में बीड़ी पीने की वजह से सीए लंग कॉमन है, एंड लैरिंग्स ये सिंगर्स में कॉमन है, क्योंकि लैरिंग्स का यूज़ रियाज ज़्यादा होता है, सिंगिंग कितने स्ट्रेस से की जाती है, और उसकी वजह से उनको सीए लैरिंग्स हो सकता है। सिंगर्स, एक्टर्स एक एक शॉट रिटेक करना पड़ता है उनको 10 टाइम्स, और मेनी टाइम बहुत ओवर यूज़ करना पड़ता है। सोशल ग्रेडिंग में ये कैंसर, क्लर्जी मैन जो प्रवचन करते हैं 5-5, 6-6 घंटे, क्लर्जी मैन ये चर्च के होते हैं, लेकिन अगर हम कोई बाबा लोग भी देखेंगे तो उनको भी सीए लैरिंग्स हो सकता है। रेस, रेस में एग्जाम्पल लेते हैं। रेस मतलब कंट्री वाइज, इंडिया, एशिया, जापानीज, अमेरिकन, लाइक दिस। तो स्टमक की कैंसर जापानीज लोगों में ज़्यादा कॉमन है, और ब्रेस्ट की कैंसर अमेरिकन लोगों में ज़्यादा कॉमन है। दिस इज़ अबाउट द रेस, इजी है ये। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर, सिगारेट स्मोकिंग, सिगारेट्स एडिक्शंस आएंगे इसमें, टोबैको से लंग्स का भी कैंसर हो सकता है, टोबैको चूइंग से स्टमक का कैंसर होता है, सिगारेट स्मोकिंग से माउथ से लेके लंग्स तक कैंसर हो सकता है, इसोफेगस की भी कैंसर होती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। पिनाइल कैंसर जूज और मुस्लिम में रेयर है, क्योंकि उसमें एक्सेसिव स्किन जो है कट किया जाता है। देन हेरिडिटरी जेनेटिक फैक्टर, risk of developing cancer in relatives of known cancer patient is 3 times higher as compared to control subjects। अगर हमारे घर में अभी ये तो ऐसा हो गया, सबके घर में कैंसर के पेशेंट्स हैं मोस्टली, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ सेड दैट इफ़ वी हैव अ कैंसर पेशेंट इन ब्लड रिलेशन, वी आर एट 3 times हायर रिस्क दैन द person who is not having family history of the cancer। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स। आपको अभी मेरा लेक्चर ख़त्म होते ही एटियोलॉजी शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके टेस्ट लिखना है, एटियोलॉजी ऑफ कैंसर। आप उसमें पहले एटियोलॉजी ऑफ ट्यूमर्स या कैंसर दोनों भी चलेगा, आप उसमें पहले लिखोगे डेफिनेशन ऑफ ट्यूमर, फिर 2-4 जनरल फीचर्स लिखोगे कार्सिनोमा के और सार्कोमा के, और फिर आप एटियोलॉजी लिखना स्टार्ट करोगे। एटियोलॉजी को फ्लो चार्ट बनाओगे। एटियोलॉजी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला रहेगा एटियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एंड एक्चुअल कॉजेस। नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअल कॉजेस, एंड द एक्चुअल कॉजेस आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। अगर आपको पेपर में कार्सिनोजन भी पूछा जाता है, फिर भी आपको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर लिखना कंपलसरी है। अब कार्सिनोजन उस दिन बताया था, बाहर से आने वाले कॉजेस को एक्सोजेनस कहते हैं, और बॉडी के अंदर के कॉजेस को एंडोजेनस कहते हैं। जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन
females are suffering by cancer mostly because females are having internal carcinogen, उसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, एंडोजिनस। लेकिन याद रखो हमारी बॉडी में का ईस्ट्रोजन कैंसर प्रोड्यूस नहीं करता है। बट अनफॉर्चुनेटली गायनेकोलॉजिकल डिसीज़ में हर डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट ईस्ट्रोजन है। तो अगर बार बार बाहर से एक्सटर्नल ईस्ट्रोजन लिया जाता है तो दैट कुड बी कार्सिनोजेनिक। इसको हम एंडोजिनस कार्सिनोजन कहते हैं, एंडोजिनस और हार्मोनल कार्सिनोजन। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हार्मोन ग्रोथ हो गया, जैसे प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन बढ़ता है, और अगर बॉडी में कहीं कैंसर की छोटी सी भी ग्रोथ है तो हो सकता है कि कैंसर की साइज उसकी वजह से बढ़ जाए। इसीलिए इसको हम एंडोजिनस कार्सिनोजन कहते हैं। और एक्सोजिनस कार्सिनोजन में 3 फैक्टर्स आएंगे, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स को हम बायोलॉजिकल कहते हैं। फिजिकल में हीट, रेडिएशंस आएंगे। केमिकल्स में वेरियस केमिकल्स आएंगे, मिनरल ऑयल, स्टार। ओके, we'll see one by one. Let's see the physical carcinogen first. We'll see the physical carcinogen first. फिजिकल कार्सिनोजन में पहला कॉज आता है हीट। पहला कॉज आता है हीट। इरिटेशन, बॉडी के किसी भी पार्ट पे सेम टाइम सेम प्लेस पे रिपीटेडली हीट अप्लाई होती है तो कैंसर हो सकता है। और इसका एग्जांपल है क्ले पाइप। क्ले पाइप आपने पुराने मूवीज़ में देखा होगा, पर्टिकुलरली जो हीरोइन के पप्पा लोग रहते थे वो ऐसे मुंह में क्ले पाइप पकड़ते थे। याद आ रहा है आपको? एक सिगार है वो जिसमें टोबैको और बर्निंग चारकोल्स रहते हैं और उसको ऐसे लिप्स में पकड़ा जाता है। राजकुमार जो पुराना हीरो था मोस्टली उसके मुंह में क्ले पाइप होता था। तो क्ले पाइप, स्मोकिंग विद हॉट क्ले पाइप प्रोड्यूसेस सीए लिप्स। क्योंकि लिप्स में वो क्ले पाइप पकड़ा जाता था तो लिप्स गर्म होते थे और ये हीट एप्लीकेशन से लिप्स के कैंसर होने का चांस है। ये साउथ इंडिया की सिगारेट है, चोट्टा या छोटा बोला जाता है इसको। ये छोटा जो है ये साउथ इंडिया में सिगारेट पी जाती है। साउथ इंडिया की तो बात ही अलग है ना? साउथ इंडियन मूवी फैंस बहुत सारे बढ़ रहे हैं आजकल। तो साउथ इंडिया की स्टाइल में सिगारेट भी देखो कैसे स्टाइलिश है। उसका जलता हुआ एंड, लाइटन एंड, बर्निंग एंड मुंह में रहता है, उल्टा। कमाल है। अब अगर मुंह में जलता हुआ एंड पकड़ेंगे तो माउथ में हीट प्रोड्यूस होगी और उससे ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है। दिस इज ओनली पॉसिबल इन द मूवीज ऑफ साउथ इंडिया। उल्टा सिगरेट हो सकता है, रजनीकांत ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट, कांगड़ी। ये कश्मीर की बात है। अभी सीधा साउथ इंडिया से चलते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर में इतना ठंड होता है कि ठंड से बचने के लिए ये लोग उनके कोट के अंदर, ओवर कोट के अंदर, सीधा पेट की स्किन के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखते हैं जिसमें जलते हुए कोयले रहते हैं। उससे उनकी जान बच जाती है क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। इज अ वेसल, मिट्टी का बर्तन है, ऑफ बर्निंग चारकोल, उसमें जलते हुए कोयले रहते हैं। Used by people of Kashmir over the abdomen under their clothes for the purpose of warmth, produces CA of abdominal wall. कांगरी। ये थे हीट के एग्जाम्पल। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट कॉज, सनलाइट एंड यूवी लाइट। एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट। सनलाइट, अगर आप सनलाइट को एक्सपोज होंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट तो कैंसर हो सकता है स्किन का। अल्ट्रावायलेट रेस से भी कैंसर होता है। अल्ट्रावायलेट रेस तो हम देखते हैं ना, वो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डिंग वहाँ से भी निकलता है। अल्ट्रावायलेट लैंप्स भी होते हैं, इससे कैंसर हो सकता है स्किन का।
UV radiation produces various types of CA skin, basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. Basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. The incidence of skin is high in fair skin people. हाँ, जिनके पास मेलानिन नहीं है, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियंस या फिर एल्बिनोज पेशेंट है. एल्बिनोज कोई कंट्री नहीं है. एल्बिनिज्म इज़ अ डिसीज जिसमें स्किन में मेलानिन एब्सेंट होता है. मेलानिन जिसमें एब्सेंट होता है उस बीमारी को कहते हैं हम एल्बिनिज्म. इक्वेटर के पास रहने वाले लोग, क्योंकि 90 डिग्रीज में रेज आते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होते हैं. ज़्यादा बाहर काम करने वाले लोग, सो सनलाइट एंड यूवी लाइट, दिस आर द मेन फैक्टर्स. इससे गोरे लोगों को ज़्यादा कैंसर होता है. इंडिया के, श्रीलंका के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, ये काले लोगों को कैंसर नहीं होता है. वी ऑल आर कॉल्ड एज ब्लैक पीपल्स. ओनली अफ्रीकन्स आर नॉट कॉल्ड एज ब्लैक पीपल. वी आर ऑल्सो ब्लैक पीपल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मेलानिन है. तो मेलानिन हमें प्रोटेक्ट करता है कैंसर से, तो हमें स्किन के कैंसर्स नहीं होते हैं. जबकि जितने भी गोरे लोग हैं उन सबको स्किन के कैंसर का रिस्क रहता है. तो देखो, पहली बार फ़ायदा मिला काले होने का. काला होने की वजह से हमारे पास भरपूर मेलानिन है एंड वी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द स्किन कैंसर. बढ़िया. नेक्स्ट, रेडिएशन ऑल टाइप ऑफ. खाली लिस्ट लिखनी है आपको. एक्स रेज, अल्फा रेज एंड बीटा रेज एंड गामा रेज एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन कॉज कैंसर. हिरोशिमा और नागासाकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही ये बॉम्ब डाले थे इन जापान के 2 शहरों पे, आज भी कहते हैं वहाँ पे कोई घास नहीं उगती और वहाँ पैदा होने वाले बच्चे को पैदाइशी कैंसर होता है. सी द पावर ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक रेडिएशंस, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये अभी भी वहाँ पे है. कितने साल हो गए हैं उस बॉम्ब ब्लास्ट को, और वो रेडिएशंस आज भी जापान में कैंसर प्रोड्यूस करता है. उनके जेनेटिक चेंजेस हो गए हैं. सो दिस इज़ वेरी डीप. रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस. इट कैन लास्ट लॉन्गर. द रिस्क ऑफ कैंसर इज़ मोर विद हाई डोज. जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी का बहुत हाई डोज था, एटॉमिक बॉम्ब था वो. जबकि एक्सरे जैसे जो रहते हैं, एक्स रेज या फिर गामा रेज, इनसे कैंसर की रिस्क कम है. नेक्स्ट फैक्टर, ट्रॉमा. सेम प्लेस पे अगर आपको इंजरी होती है रेगुलरली, तो ओवर अ टाइम पीरियड 20 ईयर्स, 25 ईयर्स आपको उस जगह पे कैंसर हो सकता है. जैसे किसी किसी के दांत बहुत शार्प रहते हैं, तो व्हेन यू क्लोज योर माउथ, दैट शार्प टिप कम्स इन कॉन्टैक्ट विद टंग. टंग को छोटा सा जख्म होता है, हल्का सा, और धीरे धीरे वो 10-15 सालों बाद कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है. रिपीटेड ट्रॉमा कॉज बाय हॉट ड्रिंक और हॉट फूड कैन प्रोड्यूस CA टंग, और शार्प टिथ कैन प्रोड्यूस CA टंग. ज़्यादा गर्म चाय भी नहीं पीनी चाहिए. गर्म चाय पीने वाले लोगों, थोड़ा ठंडा करके पीते जाओ, और इट मे प्रोड्यूस CA टंग. ये क्रॉनिक इरिटेशन में दिया है, सेम है ट्रॉमा और क्रॉनिक इरिटेशन. उस रिपीटेड क्रॉनिक इरिटेशन कैन लीड टू कैंसर. नाउ बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, एक ही पैरासाइट है, सिस्टोसोमा हेमाटोबियम. पैरासाइट की बुक में जाके पढ़ना है. इट इज़ नॉट इन द सिलेबस बट कैन बी आस्क्ड एज अ रेयर क्वेश्चन. सिस्टोसोमा हेमाटोबियम आज आपको सबको पढ़ना है. ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी पढ़ना है. उसकी बीमारी को कहते हैं सिस्टोसोमियासिस, सिस्टोसोमा हेमाटोबियम. इस पे टेस्ट आएगा, इसीलिए इसको आपको अच्छे से करना है. अभी मैं आपको टेस्ट के टॉपिक्स भी देने वाली हूँ. इट इज़ नोन एज, ये यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर प्रोड्यूस करता है, सिस्टोसोमा हेमाटोबियम. वायरसेस, आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है.
ऑन्कोजेनिक वायरसेस, उसका आंसर वायरोलॉजी में नहीं है, यहाँ पे है ट्यूमर में। दिस आर द ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, द वायरस appear to replicate in the layer of stratified squamous epithelium। HPV ये हमारे स्किन में मल्टीप्लाई होता है। HPV से वार्ड्स भी होते हैं, HPV से पैपिलोमास भी होते हैं। बड़े वार्ड्स को ही पैपिलोमा कहते हैं। कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ अगर होता है तो फिर उसको पैपिलोमा कहते हैं। सम स्ट्रेन प्रोड्यूसेस जुवेनाइल पैपिलोमास ऑफ लैरिंग्स एंड कैन प्रोड्यूस जेनाइटल न्यूप्लाजिया स्पेशली CA सर्विक्स। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मेन कॉज है CA सर्विक्स का। तो पहला ऑन्कोजेनिक वायरस हो गया HPV, इतना पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको। दूसरा ऑन्कोजेनिक वायरस है हर्पिस वायरस। हर्पिस में दो वायरस है, हर्पिस सिंप्लेक्स और इप्स्टीन बार। इप्स्टीन बार वायरस नासोफेरिंजियल कैंसर प्रोड्यूस करता है और हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सर्वाइकल कैंसर प्रोड्यूस करता है। तीसरा वायरस है, ऑन्कोजेनिक वायरस की बात कर रहे हैं, साइटोमेगालो वायरस। ये कैपोसिस सार्कोमा प्रोड्यूस करता है और एडिनो वायरस भी सार्कोमा प्रोड्यूस करता है। सार्कोमा तो आप समझते हो, मिजेनकाइमल सेल से ओरिजिन होने वाला ट्यूमर। लेकिन किसी ने कभी स्टडी किया है व्हाट डू मीन बाय कैपोसिस सार्कोमा? मोस्टली कैपोसिस सार्कोमा इज सीन इन पेशेंट विथ लेस इम्यूनिटी लाइक पेशेंट ऑफ एड्स। कैपोसिस सार्कोमा इज मोस्टली सीन इन immunocompromised patient, means patient with less immunity, and कैपोसिस सार्कोमा ये इन लोगों में मोस्टली दिखता है जिनमें इम्यूनिटी कम है। 2 मार्क्स को आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, इट कैन बी आस्क्ड एज अ 2 मार्क शॉर्ट नोट। कैपोसिस सार्कोमा, क्या लिखेंगे आप? कैपोसिस सार्कोमा इज ए ट्यूमर मोस्टली सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि एड्स। एड्स में हमेशा एड्स की 3rd स्टेज में पेशेंट को कैपोसिस सार्कोमा देखा जाता है। रेयर कैंसर है ये, और कैपोसिस सार्कोमा मतलब सॉफ्ट टिश्यू का ट्यूमर है। हाँ, इट्स अ कैंसर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। अब व्हाट डू मीन बाय सॉफ्ट टिश्यू? कोई भी ब्लड वेसल की लाइनिंग, लिम्फ वेसल की लाइनिंग ना, स्मूथ मसल्स भी आ सकते, स्मूथ मसल, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम भी आ सकता है इसमें। फिर लेग्स, फीट, फेस पे पर्पल स्पॉट आते हैं इस ट्यूमर में। तो कैपोसिस सार्कोमा आज आप 2 मार्क्स के लिए तैयार करके रखना। 2 लाइन काफ़ी है। इट इज सीन इन पेशेंट with less immunity, it is seen in immunocompromised patient like AIDS. And number 2, it is a tumor, the tumor arises from soft tissues, mainly blood vessels, lymph vessels, skin and other organs. It can arise anywhere, blood vessel में हो सकता है, lymph vessel में हो सकता है, skin में हो सकता है, और it can occur in any organ, बस उस organ की soft tissue से आएगा ये। That's all. कैपोसिस सार्कोमा, एडिनोवायरस सार्कोमा, ये भी सार्कोमा प्रोड्यूस करता है। पॉक्स वायरस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा प्रोड्यूस करता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्किन में 2 एपिथेलियम होते हैं ना, स्क्वामस सेल, ये जो आप हाथ लगा रहे हो, हाथ लगाओ अपनी स्किन को, ये स्क्वामस सेल्स है। इसको अगर कैंसर हो गया तो उसको कहेंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। लीवर की ट्यूमर को कहते हैं हिपैडिनो सेलुलर कार्सिनोमा या हिपैटो सेलुलर कार्सिनोमा। तो ये नाम ही है हिपेटाइटिस वायरस, हिपैडिनो वायरस। हिपैडिनो वायरस मतलब हिपेटाइटिस के 2 वायरस होते हैं, हिपेटाइटिस ए एंड हिपेटाइटिस बी, और एक आरएनए वायरस है और दूसरा डीएनए वायरस है। तो डीएनए वायरस को ही हम ऐसा कहते हैं हिपैडिनो वायरस, ताकि याद रखें ये डीएनए वायरस है। दैट्स ऑल अबाउट
ऑन्कोजेनिक वायरसेस। आप सेपरेट 2 मार्क का शॉर्ट नोट तैयार कर लो। ऑन्कोजेनिक वायरसेस बहुत बार पूछते हैं और इसका आंसर वायरोलॉजी में नहीं है, इसका आंसर ट्यूमर में है। अब एंडोजेनस कार्सिनोजन तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके पहले हमारा केमिकल कार्सिनोजन बाकी है, उसकी तरफ जाते हैं। केमिकल कार्सिनोजेंस, फिर हम एंडोजेनस देखेंगे। केमिकल कार्सिनोजन में आपको 2 ग्रुप करने हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग, और कुछ लिस्ट लिखनी है, इसको आपको याद करना होगा। अगर आप आज हर्ष मोहन से पढ़ेंगे तो हर्ष मोहन में इसकी बहुत सारी डिटेल्स दी है, जिसको इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट, अब वैसे भी बहुत सारा टाइम है तो यू कैन गो इन डिटेल, बहुत सारे कॉजेज दिए हैं, आप पढ़ लेना। मैंने उसमें से कुछ सॉर्ट आउट करके अलग से यहाँ पे रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और आपको याद करना इजी है। ऐसे ही कॉजेज यहाँ पे है, बट जिनको डीप में पढ़ना है दे कैन रीड फ्रॉम हर्ष मोहन। इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन में सबसे पहला है, ये वर्ड आपने लिखना ही लिखना है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हर तरह का धुआं आता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सारे तेल आते हैं। मिनरल ऑयल्स की बात कर रही हूँ मैं, पेट्रोलियम, खाने के तेल नहीं। धुआं पहले लिखा है, देखो, स्मोक, घर में जलने वाला जो लकड़ी विकड़ी जलाते हैं हम, उसका धुआं, उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल, कोयला या लकड़ी, इसका धुआं। टार, टार से टार रोड बोलते हैं ना हम, डांबर, उसको बोलते हैं टार। मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोल, केरोसिन, उसके धुआं, मिनरल ऑयल। खाना खाते हैं ना KFC, स्मोक्ड एनिमल फूड, बहुत लोगों को शौक रहता है स्मोक्ड फूड का। इट्स डेंजरस, इट इज़ कार्सिनोजेनिक। इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, भाई वैसे भी इतने सारे धुएं, और धुआं पेट में क्यों डाले, है ना। सो प्लीज डोंट ईट स्मोक्ड एनिमल फूड। इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, इन दिस द वर्कर ऑफ टार, पैराफिन में ये कैंडल्स बनती है पैराफिन से, ये इनको स्किन की कैंसर होती है। इसमें काम करने वाले लोगों को, रास्ता बनाने वाले जो वर्कर्स होते हैं, रोड बनाने वाले वर्कर्स, उनको भी कैंसर होती है स्किन की। इसको ही हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स बोलते हैं। एरोमेटिक अमाइंस में बेंजीडीन, और नीला कलर के डाई और लाल कलर के डाई। नीले कलर के डाई ब्लैडर की कैंसर प्रोड्यूस करते हैं और लाल कलर के डाई लीवर की कैंसर प्रोड्यूस करती है। एजो डाइस को हम रेड कलर डाइस बोलते हैं। बेंजीडीन एनिलीन डाइस ब्लैडर की कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। रबर इंडस्ट्री वर्कर को भी ब्लैडर की कैंसर प्रोड्यूस होती है। एजो डाइस खाने के कलर में यूज़ होते हैं। एजो डाइस रेड कलर, ग्रीन कलर, अलग अलग कलर बनाते हैं उससे। ऑरेंज कलर मिठाई में यूज़ होता है, चाइनीज़ फूड में यूज़ होता है, होटल की सब्जियों में यूज़ होता है। डोंट यूज़ कलर्स, कलर्स कैन प्रोड्यूस हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। मिसलेनियस केमिकल कार्सिनोजेंस, अब एक एक दो एग्जाम्पल लिखने। एस्बेस्टोस, क्योंकि इनहेल किया जाता है, इससे लंग्स की कैंसर होती है। एस्बेस्टोस फैक्ट्री में चला जाता है, फैक्ट्री वर्कर्स को। आर्सेनिक के साथ काम करने वाले लोगों को स्किन की कैंसर होती है। आर्सेनिक केमिकल की बात कर रहे हैं हम, आर्सेनिक एल्बम ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं। आर्सेनिक केमिकल है, एक पॉइजन है, उसके साथ कांटेक्ट में आने वाले लोगों को बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। मेटल लाइक निकल एंड क्रोमियम, वो भी इनहेल होते हैं, उसके फ्यूम। Ca लंग्स होता है। इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड से भी Ca लंग्स हो सकता है। स्किन के कांटेक्ट में आता है तो स्किन का कैंसर होता है। इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड मोस्टली फार्मर्स और पेस्टिसाइड करने वाले लोग यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट इन शॉर्ट केमिकल कार्सिनोजेंस। सो केमिकल कार्सिनोजेंस एंड फिजिकल कार्सिनोजेंस, यहाँ पे हमारा पहला शॉर्ट नोट पूरा हुआ कार्सिनोजन का, राइट। अब हम दूसरा शॉर्ट नोट करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन
बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। और तीसरा शॉर्ट नोट भी करेंगे, क्या नाम, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर। चलो पहले डिस्टिंग्विशिंग फीचर फटाफट, ये लो आपके नोट्स में एक ही पार्ट आ गया है, पता नहीं शायद 2 आ गए तो वेरी गुड, नहीं है तो ये आप लिख सकते हो। मैक्रोस्कोपिक फीचर याद है ना, बेनाइन ट्यूमर बाउंड्री वाला होता है, एनकैप्सुलेटेड और वेल सर्कमस्क्राइब्ड, वेयर एज मैलिग्नेंट ट्यूमर इरेगुलर इल डिफाइंड, उसको कोई बाउंड्री भी नहीं होती है, टेढ़ा मेढ़ा फैला होता है, आजू बाजू के टिश्यू में सिर्फ अड़चन होती है, मेयरली कंप्रेसेस द सराउंडिंग टिश्यू और इन्वेड्स एंड डिस्ट्रॉयज सराउंडिंग टिश्यू। तीसरा, साइज, बेनाइन ट्यूमर बेचारा छोटा होता है एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत बड़ा होता है, ऑफन लार्जर। देखो 3 पॉइंट्स फिर से देखो, बाउंड्रीज, इफेक्ट ऑन सराउंडिंग टिश्यू एंड साइज। शेप भी लिख सकते हो, चौथा पॉइंट शेप ऐड करो, ओवल एंड राउंड रहता है बेनाइन ट्यूमर, और मैलिग्नेंट ट्यूमर ये टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो आप लिख सकते हो यूजुअली द ट्यूमर इज एज इट इज़ लार्जर एंड इट इज़ इरेगुलर इन शेप, स्प्रेड। बेनाइन ट्यूमर कहीं पे नहीं जाता बेचारा, थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो गया तो ज़िंदगी भर थायराइड ग्लैंड में ही रहेगा, लेकिन आपको पता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये पॉइंट हम फोकस करेंगे, दूर दूर तक जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ट्रांसफर वाया लिम्फेटिक्स, ब्लड वेसल्स, टिश्यू प्लेन्स, सीरस कैविटीज, इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ये क्या लिखा है, सेल्स ट्रांसफर, अच्छा मैलिग्नेंट सेल्स ऐसा चाहिए वर्ड, मैलिग्नेंट सेल्स ट्रांसफर वाया लिम्फेटिक, ब्लड वेसल्स, टिश्यू प्लेन्स एंड सीरस कैविटीज, उसी को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। लोकल स्प्रेड बाय एक्सपांशन, बाय इन्वेजन, फिक्सिटी एब्सेंट प्रेजेंट, फिक्सिटी याद है ना, बेनाइन ट्यूमर कैप्सूल होने की वजह से लूज रहता है, डॉक्टर को ऑपरेशन करने को भी ईजी जाता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर बरगद की पेड़ की तरह डीप रूट डाल के फैला हुआ रहता है, तो वो इतना टाइट होता है, फिक्स टू द अंडरलाइंग टिश्यू, ऐसे लिखो हाँ, फिक्सिटी में फिक्सिटी एब्सेंट कॉमा नॉट फिक्स टू अंडरलाइंग टिश्यू ऐसे लिखेंगे आप बेनाइन में, और मैलिग्नेंट में लिखेंगे फिक्सिटी प्रेजेंट फिक्स टू द अंडरलाइंग टिश्यू। सेकेंडरी चेंजेस, बेनाइन ट्यूमर साफ सुथरा होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर गंदा रहता है, उसमें से ब्लड, पस, डिस्चार्जेस आते हैं। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट हेडिंग, मैक्रोस्कोपी। अब सेकेंड हेडिंग, माइक्रोस्कोपी। मैक्रोस्कोपी हो गया, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, ये तो बहुत ही आसान है। पैटर्न, मदर सेल जो है नॉर्मल सेल है, टिश्यू ऑफ ओरिजिन की तरह बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर का ओरिजिन टिश्यू से कुछ लेना देना नहीं है। बेजल पोलैरिटी, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव पोल होगा, रिटेन, यहाँ पे लास्ट हो गया है, लॉस्ट करना आपने इसको, लॉस्ट। प्लियोमॉर्फिज्म, शेप बदलने वाला कौन है, वेरी गुड, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब उसकी सेल्स। डीएनए क्रोमोसोम वहाँ पे इंक्रीज मिलेंगे, यहाँ पे नॉर्मल मिलेंगे। माइटोसिस, एक सेल के 2 ही सेल्स होंगे और वो भी बहुत स्लोली होगा, इसीलिए माइटोसिस एब्सेंट लिखा है, जबकि उसमें प्रेजेंट है, और माइटोसिस एबनॉर्मल टाइप का है। फंक्शन, बेनाइन ट्यूमर जो फंक्शन बताएगा वही नॉर्मल सेल वाला ही फंक्शन बताएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर में फंक्शन या तो नहीं है या तो कोई भी एबनॉर्मल है, मतलब मैंने बताया था थायराइड ग्लैंड को बेनाइन ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर से भी थायराइड हार्मोन ही सिक्रेट होगा, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर थायराइड ग्लैंड में होता है तो उससे ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट हो सकता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी सिक्रेट करता है, कुछ भी हो सकता है, इसको कहते हैं फंक्शन बिकम्स एबनॉर्मल। तीसरा पॉइंट अभी, हाँ पहला ए जो था, हाँ हाइपरक्रोमेटिज्म एब्सेंट प्रेजेंट, इसके लिए स्टेनिंग का एग्जाम्पल दिया था, ये सब हम पहले डिटेल में स्टडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। अब ग्रोथ रेट, स्लो एंड रैपिड, किसकी स्लो है, बेनाइन ट्यूमर की, किसकी रैपिड है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की। अच्छा, लोकली कैसे स्प्रेड होता है, फैल के उसको कहते हैं एक्सपांशन,
और घुस के मारता है, ये किसकी फीचर है? मैलिग्नेंट ट्यूमर की। दैट्स ऑल डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। अब हम तीसरा शॉर्ट नोट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर। हमने पहले ही देखा है स्किन की ट्यूमर्स को इपिथेलियल ओरिजिन कहते हैं, और इपिथेलियल ओरिजिन के बेनाइन ट्यूमर को सिर्फ ओमा लगता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर को कार्सिनोमा लगता है। हम इसको कल भी करेंगे, हाँ, ताकि आपका अच्छा परफेक्ट हो। देखो अभी आपको पहले इपिथेलियम लिखने हैं। स्क्वामस इपिथेलियम मतलब चपटे सेल्स, फ्लैट इपिथेलियम। ग्लैंडुलर इपिथेलियम मतलब टॉल कॉलमनार सेल्स। बेसल सेल स्किन का डीप लेयर। ट्रांजिशनल इपिथेलियम क्या होता है? क्यूबाइकल और कॉलमनार के बीच की जो साइज है उसको ट्रांजिशनल इपिथेलियम कहते हैं, याद रखो। चलो डायग्राम निकालो। हाँ, स्क्वामस सेल निकालो, पहले एक लाइन खींचो और चपटे सेल्स निकालो, इसको कहते हैं स्क्वामस सेल। एक लाइन और क्यूबाइकल सेल निकालो, एक लाइन और टॉल कॉलमनार सेल निकालो। कॉलमनार सेल को हम ग्लैंडुलर इपिथेलियम या कॉलमनार इपिथेलियम बोलते हैं, और कॉलमनार और क्यूबाइकल के बीच का जो साइज है उसको ट्रांजिशनल इपिथेलियम बोलते हैं। जिन लोगों को ये इपिथेलियम याद नहीं आ रहा है, इपिथेलियम आप जाके पढ़ सकते हैं। न्यूरोइक्टोडर्म भी इपिथेलियम है, लीवर भी इपिथेलियम का सोर्स है, प्लासेंटा भी इपिथेलियम है। प्लासेंटा का ओरिजिन इपिथेलियम, इसको कोरियोनिक इपिथेलियम बोलते हैं, कोरियोनिक इपिथेलियम। तो ठीक है, आज आप सिर्फ सुपरफिशियली ये 2-3 नाम याद रखो। स्क्वामस सेल के बेनाइन ट्यूमर को स्क्वामस सेल पैपिलोमा कहते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। ट्रांजिशनल सेल के एपिथेलियम के बेनाइन ट्यूमर को ट्रांजिशनल सेल पैपिलोमा कहते हैं, जबकि मैलिग्नेंट को ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, राइट। ग्लैंडुलर मतलब कॉलमनार सेल के बेनाइन ट्यूमर को एडिनोमा कहते हैं, जबकि मैलिग्नेंट सेल को एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। यस, परफेक्ट। बेसल सेल लेयर जो है स्किन का डर्मिस है, इसका बेनाइन ट्यूमर नहीं होता है, इसका सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा। न्यूरोइक्टोडर्म को नीवस कहते हैं और मिलानोमा कहते हैं, राइट। बाकी के हम बाद में देखेंगे, हाँ, थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, 2 दिन सीखेंगे इसको, टेंशन मत लो। क्लास में भी मैं ऐसा ही करती हूँ, और मुझे तो क्लास से ज़्यादा पसंद आ रही है ऑनलाइन लेक्चर्स। कितना पीसफुली लेक्चर होता है, नो डिस्टर्बेंसेस, आपको भी फोकस्ड मिलता है। इजंट इट? डू यू एग्री विद मी? आवाज़ तो मेरी है और मैं दिखती भी हूँ कहीं कहीं पे। हाँ, अब एक इसके ऊपर जूम का सेशन लेने वाली मैं, टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स पे, ताकि तुम मेरे साथ बोलोगे। आइडिया अच्छा है। अब सुपरफिशियल कर लो इधर, फिर डीप हम जूम में करेंगे। एडिपोस टिश्यू बेनाइन ट्यूमर को देखो, लिपिड है इसलिए लाइपोमा, लाइपोसार्कोमा। अब ये मेसेनकाइमल को सार्कोमा लगता है ना। फाइब्रस टिश्यू फाइब्रोमा, फाइब्रोसार्कोमा। मिक्सोमा, मिक्सोसार्कोमा। कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। ऑस्टियोमा, ऑस्टियोसार्कोमा। यस, स्मूथ मसल को लियोमायोमा, लियोमायोसार्कोमा। रैप्डोमायोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा। वेरी गुड। हिमैंजियोमा, एंजियोसार्कोमा। परफेक्ट। तो ये था सुंदर सा लेक्चर अपना। आज यहाँ पे रुकते हैं। इसके ऊपर एक जूम सेशन में जल्दी डिक्लेयर करूँगी। हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स पे एक जूम सेशन लेंगे, एक 20 मिनट का ही जूम सेशन होगा, लेकिन उसमें हम क्लासिफिकेशन परफेक्ट करेंगे। ऑल राइट देन, गुड बाय।